Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. I am your educator Khushi and आज का जो हमारा टॉपिक है that is advantages of securitization and disadvantages of securitization and also we discuss the securitization in India. The causes why the securitization is not popular in India and suggestion for popularization of securitization. तो इन सभी टॉपिक्स को हम आज की वीडियो में स्टडी करेंगे और अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने वो दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज पहले वो पार्ट्स देख के आए, क्योंकि उनके बेसिस पे ही हम सिक्योरिटाइजेशन की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस निकाल पाएंगे। तो जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने किया था हमारे सिक्योरिटाइजेशन का मीनिंग, पूरा कंसेप्ट हमने सिक्योरिटाइजेशन का उसमें कर लिया था। साथ ही साथ हमने टाइप्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन की थी जिसमें 5 टाइप्स थे और 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको वहां पर करवा दिए थे। उसके बाद हमने जो सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस की थी, मैकेनिज्म किया था और पार्टीज इन्वॉल्व इन सिक्योरिटाइजेशन की सिक्योरिटाइजेशन में कौन कौन सी पार्टीज हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और उन पार्टीज का क्या रोल है वो भी हमने उस वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम बात करेंगे कि सिक्योरिटाइजेशन के बेनिफिट क्या है या फिर सिक्योरिटाइजेशन में बेनिफिशरीज कौन होते हैं, बेनिफिशरीज कौन होते हैं और उसके बाद उन बेनिफिशरीज के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उसको हमें आज डिस्कस करना है। तो सिक्योरिटाइजेशन का मैं यहाँ पर एक शॉर्ट में मीनिंग बताना चाहूंगी। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम हमारी इलिक्विड एसेट को लिक्विड एसेट या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस टाइप की प्रोसेस को, इस टाइप की एक्टिविटी को सिक्योरिटाइजेशन कहा जाता है। अब हमारी जो बात आती है दैट इज बेसिकली सिक्योरिटाइजेशन के बेनिफिशरीज या फिर क्या एडवांटेजेस मिलती हैं। अब एडवांटेजेस मिलती हैं तो किसी को मिलती होंगी। अगर आपने मेरी सेकंड वीडियो देखी है सिक्योरिटाइजेशन में तो उसमें मैंने आपको प्रोसेस में 4-5 पार्टीज बताई थी कौन कौन इन्वॉल्व होता है। तो उस स्टेप के थ्रू हमने 4-5 पार्टीज में कौन कौन किया था। सबसे फर्स्ट तो यहाँ पर आपके सामने शो हो ही रहा है कौन है, ओरिजिनेटर है। सेकेंड हमारा एक ऑब्लिगर था, ऑब्लिगर वो जिसने बोरो किया है। और उसके बाद हमारे क्या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आता है जो कि बैंक है। उसके बाद हमारी एसपीवी आता है, स्पेशल पर्पज व्हीकल। उसके बाद हमारा आता है इन्वेस्टर्स। तो इन 4-5 जो हमने बेनिफिशरीज की हैं, पार्टीज की हैं, तो इनको अलग अलग टाइप से बेनिफिट होते हैं। मैंने इस वीडियो में सिर्फ ओरिजिनेटर और इन्वेस्टर्स के बेनिफिट्स को लिखा है क्योंकि सबसे ज्यादा जो बेनिफिट्स हैं वो इन्हीं दोनों पार्टीज को होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो ऑब्लिगर होता है वो कौन होता है। ऑब्लिगर एक वो पार्टी होती है जिसको पैसे की नीड होती है और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेता है लोन पे और उसको क्या बेनिफिट हुआ। अब यहाँ पर देखो कि उसे पैसे की रिक्वायरमेंट है और उसे टाइम पर पैसा मिल गया तो उसके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया। और इन रिटर्न उसे क्या करना है, अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो देना है प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है जो उसके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर चार्ज होगी। तो उसको सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि उसे पैसे की रिक्वायरमेंट थी और उसे पैसे मिल गए हैं। सेकेंड जो पार्टी है वो है एसपीवी, स्पेशल पर्पज व्हीकल। स्पेशल पर्पज व्हीकल एक ऐसा ट्रस्ट है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा इंडिविजुअल, इट कैन ऑल्सो बी एन इंडिविजुअल हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है। तो यहाँ पर जो ये एसपीवी है, स्पेशल पर्पज व्हीकल है, तो उसका काम क्या होता है, वो ओरिजिनेटर को पैसे प्रोवाइड करता है। और किससे लेके करता है, हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे पैसे लेता है और किसको देता है, ओरिजिनेटर को देता है। एक तरीके से अगर हम बात करें जो एसपीवी है, स्पेशल पर्पज व्हीकल है, वो क्या करता है, एक मिडिल मैन का या फिर हमारे जो इंटरमीडिएरीज होते हैं उनका काम करता है। और ये चीज आपको जो स्टेप मैंने आपको करवाए थे, जो सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस थी, उसी के थ्रू ही आपको ये चीज समझ आ सकती है। उसके बाद हमारी जो थर्ड पार्टी आई वो है हमारा ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर कौन था, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जो क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स को या फिर कोई नीडी पर्सन है जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसे पैसा प्रोवाइड कौन करता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करता है, जिसे हम सिक्योरिटाइजेशन की लैंग्वेज में ओरिजिनेटर बोलते हैं। जो ये पार्टी है जब ये सिक्योरिटाइजेशन करती है तो उसे क्या मिलता है, एसपीवी पैसा प्रोवाइड करती है। इसकी जो इलिक्विड नेचर की जितनी भी एसेट्स थी उसको लिक्विड एसेट में कन्वर्ट कौन करेगा, एसपीवी करेगा। तो यहाँ पर एडवांटेजेस जो हैं ओरिजिनेटर को वो क्या मिलती हैं, सबसे बड़ी और फर्स्ट एडवांटेज क्या होती है, अनब्लॉक कैपिटल। मतलब कि जो कैपिटल इसकी इलिक्विड नेचर में फंसी हुई थी उसको लिक्विड नेचर में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। दैट मीन्स जो ब्लॉक नेचर की जो भी कैपिटल थी
उसे अनब्लॉक कर दिया गया, दैट मीन्स उसे एक तरीके से अगर हम ये बोले कि जो लिक्विडिटी है उसकी तरफ हम लेके गए। तो इसी से हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो निकल के आया कि ये हमें क्या करता है, ग्रांट्स लिक्विडिटी, मतलब कि हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है या फिर जो लिक्विडिटी है उसको बूस्ट करता है, इंक्रीज करता है। थर्ड पॉइंट क्या आता है, लोअर फंडिंग कॉस्ट, मतलब कि जब हमारी जो ओरिजिनेटर है उसको ये पैसा मिलेगा या सिक्योरिटाइजेशन की कोई भी प्रोसेस हो रही है उसमें जो कॉस्ट आती है वो बहुत ही कम आती है। हेल्पफुल इन रेजिंग फंड, जब भी जो सिक्योरिटाइजेशन जो ओरिजिनेटर करवाएगा, तो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब ही क्या हुआ कि उसे पैसे मिल जाएंगे, ओरिजिनेटर को पैसे मिल जाएंगे। तो ओरिजिनेटर को जब भी पैसे मिलेंगे तो उसके लिए क्या हो गया, एक तरीके से उसे हेल्प हो गई कि उसे पैसा क्या है, मिल रहा है। एडिशनल सोर्स ऑफ फंड, यहाँ पर क्या हुआ, जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई बैंक है या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है, तो उसे क्या है, जो शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, उनको इश्यू करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पर जब हमें इश्यू करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी और उसे फिर भी पैसा अरेंज हो रहा है, एसपीवी इन्वेस्टर से उसे पैसा लेके दे रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा एक पॉइंट आता है दैट इज सोर्स ऑफ फंड, एडिशनल सोर्स ऑफ फंड, कि हमें पैसा कहीं से मिल रहा है। नेक्स्ट है ग्रेटर प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर, ओवरकमिंग प्रॉफिट अनसर्टेनिटी, प्रॉफिट की कोई अनसर्टेनिटी है उस पर हमने ओवरकम, मतलब कि उस पर काबू पा लिया है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है और हमें एसपीवी पैसे प्रोवाइड कर रही है, उसके बेसिस पे हम एक्टिविटीज कर सकते हैं और हम हमारे प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, टर्नओवर को इंक्रीज कर सकते हैं, और जो भी प्रॉफिट से रिलेटेड अनसर्टेनिटीज हैं उन पे भी ओवरकम कर सकते हैं, दैट मीन्स काबू पा सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट, जब भी ओरिजिनेटर इस तरह की एक्टिविटी को करता है, सिक्योरिटाइजेशन करवाता है, तो जो रिस्क है वो मैनेज हो जाता है, क्योंकि उसने क्या किया, अपनी इलिक्विड एसेट की जितनी भी सिक्योरिटीज हैं उसको लिक्विड एसेट में कन्वर्ट कर लिया, जिससे उसकी इलिक्विड की जो रिस्क था ना, उसके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड था विद इलिक्विड एसेट वो खत्म हो गया, क्योंकि उसे पैसे प्रोवाइड हो गए। तो यहां पर जो रिस्क मैनेजमेंट है वो हो जाता है। रिड्यूस द नीड ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज मतलब कि यहाँ पर जो हमें क्या है, डिबेंचर्स को इश्यू करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें यहाँ पर शेयर्स को इश्यू करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल लीवरेज है उसकी नीड भी कम रही है। फिर नेक्स्ट आता है फास्टर रिकवरी ऑफ फंड्स, हमें यहाँ पर जो फंड्स की रिकवरी है वो फास्टर हो जाती है, क्योंकि जो हमारा एसपीवी है वो एक इंटरमीडियरी का काम करता है जो हमें फंड्स को ईजिली क्विकली प्रोवाइड करवा देता है। क्रेडिट इनहांसमेंट, क्रेडिट इनहांसमेंट का मतलब होता है कि जो क्रेडिट है उसपे इंक्रीमेंट होना, जब भी सिक्योरिटाइजेशन होती है तो ओरिजिनेटर को एक फैसिलिटी मिलती है कि उसकी क्रेडिट इनहांसमेंट हो जाती है, उसे एडिशनल जो पैसा है वो मिल जाता है। बेटर बैलेंस शीट, बेटर बैलेंस शीट क्या कहता है कि जब एक ओरिजिनेटर ने पैसा लेना था किसी से, जब उसने लोन प्रोवाइड किया, उसके एसेट साइड में क्या आया कि उसने पैसे लेने हैं, जो फ्यूचर रिसीवेबल्स थे, जो उसे पैसे रिकवर होने थे, वो बैड डेट भी हो सकते हैं। एक चांस था कि कोई कुछ भी हो सकता है, कि यहाँ पर कोई भी एरर आ सकता है, जिस पर्सन ने लोन लिया था वो फ्रॉड कर सकता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंक है उसको पैसा नहीं मिलता, तो उसकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में बैड डेट जाता, जिससे एडवर्स सिचुएशन देखने को मिलती। लेकिन यहाँ पर अब सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू उसने अपनी उस एसेट्स को ही वहां से निकाल दिया। अब एसेट को वहां से निकाल दिया तो यहां पर चांस ऑफ फ्रॉड कम हो गई या एक तरीके से खत्म ही हो गई। तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट है वो एक बेटर प्रेजेंटेशन देती है। कैपिटल एडिक्वेसी है वो इनहांस हो जाती है, और कैपिटल एंड रिस्क का जो रेशियो है वो कैपिटल एडिक्वेसी होता है। फिर नेक्स्ट क्या कहता है कि ग्रेटर रीसाइकिल ऑफ फंड्स, की जो फंड्स हैं उसकी रीसाइक्लिंग बहुत अच्छे से और ग्रेटर वे में हो रही है। दैट मीन्स जो ओरिजिनेटर है वो क्या कर रहा है, अपने पैसों को रीसाइकिल कर रहा है, या फिर उस बहुत इजीली अपने पास क्या है, फंड को अवेलेबल करवा रहा है विद द हेल्प ऑफ एसपीवी। तो यहाँ पर जो रीसाइक्लिंग ऑफ फंड्स हो रहा है कि हमारे एसेट को, इलिक्विड एसेट को हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड एसेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स को क्या एडवांटेजेस मिलते हैं? सबसे पहला पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ आइडल कैपिटल। आइडल कैपिटल मतलब कुछ ऐसी कैपिटल जो इन्वेस्टर के पास वेस्ट में पड़ी है और उस कैपिटल को वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर एक इन्वेस्टर अपनी आइडल कैपिटल को इन्वेस्ट कर देता है तो उसकी आइडल कैपिटल फालतू में नहीं पड़ी रहेगी, प्लस उसे कुछ उस पर रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर जो है प्रिवेंट हो जाती है उसकी आइडल कैपिटल। नेक्स्ट आता है हायर रेट ऑफ रिटर्न। जो हमारी कैपिटल है, जब हमने उसे इन्वेस्ट कर दिया, हमारे जो एसपीवी के थ्रू हमने क्या किया, पीटीसी को खरीद लिया। यहाँ पे एक पीटीसी
आता है जो कि मैंने आपको स्टेप में बताया था। पीटीसी इज द पास थ्रू सर्टिफिकेट, एक तरीके के शेयर्स डिबेंचर्स जो कंपनीज होती हैं वो इश्यू करती हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिक्योरिटाइजेशन है उसके अंदर शेयर्स और डिबेंचर्स नहीं होते, यहाँ पर पीटीसी होता है, पास थ्रू सर्टिफिकेट, जो कि क्या है, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट का सर्टिफिकेट है, एक प्रूफ है कि जो एक इन्वेस्टर है उसने अपने जो पैसे हैं वो पीटीसी में लगाए हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की है। तो यहाँ पर उसी के बेस पे ही जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी दिया जाता है, और जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कैसा होता है, हायर होता है, एक अच्छा खासा रेट ऑफ रिटर्न उसकी इन्वेस्टमेंट पे एक इन्वेस्टर को मिलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज लेस क्रेडिट रिस्क, यहाँ पर जो रिस्क होता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि अगर जो ब्रोवर है उसने अगर पैसा लेंडर को नहीं दिया, और इन्वेस्टमेंट हमने कहा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में की है, तो अगर पैसा ब्रोवर से लेंडर की तरफ नहीं आता तो पेमेंट कौन करेगा, लेंडर करेगा। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास रिस्क नहीं होता है। क्वालिटी इन्वेस्टमेंट, अब रिस्क नहीं है, हाई रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। ऑफ कोर्स जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरीके की है, क्वालिटी इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्या कहता है, पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना। हम किस में करते थे, शेयर्स में करते थे, डिबेंचर्स में करते थे, बॉन्ड्स में कर दिया, गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी है उसमें कर दिया। अब हमें एक और ऑप्शन मिल गया दैट इज पीटीसी, पीटीसी में भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमारी जो पोर्टफोलियो है उसको और ज्यादा फैला दिया गया है, डाइवर्स कर दिया गया। बेनिफिट टू स्मॉल इन्वेस्टर्स, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अच्छी खासी रेट ऑफ रिटर्न मिल रही है, रिस्क कम है, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो छोटी अमाउंट भी यहां पर लगा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा ह्यूज फंड होना चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा भी है तो आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कहते हैं यहां पर ट्रांसपेरेंसी होती है। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, कि हर एक चीज को यहां पर डिस्क्लोज किया जाएगा, किसी भी चीज को छुपाया नहीं जाएगा, कंसीलमेंट नहीं होगी। तो यहां पर अगर किसी भी चीज को छुपाया नहीं जाएगा तो रिस्क कम हो जाता है, अनसर्टेनिटी भी। अनसर्टेनिटी मतलब किसी भी तरह को कोई डर होता है, कोई श्योरिटी ना होना किसी चीज की, तो वो भी क्या है, कम हो जाता है। प्रोविजन ऑफ मल्टीपल इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन ऑफ मल्टीपल इन्वेस्टमेंट क्या कहता है कि यहां पर जो इन्वेस्टर है वो बहुत तरह की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। मल्टीपल इन्वेस्टमेंट का जो प्रोविजन है वो हमारी जो सिक्योरिटाइजेशन है उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशन, डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन की क्या क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उनको हमें पढ़ना है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सिक्योरिटाइजेशन में अच्छी नहीं है। सबसे फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम। जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमने पिछली वीडियो में जब प्रोसेस की थी तो हम उस प्रोसेस के थ्रू ही देख सकते हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है इन सिक्योरिटाइजेशन वो कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना डिफिकल्ट है। व्हेन सिक्योरिटाइज डेट इज पूल्ड एंड सोल्ड, जब सिक्योरिटाइजेशन जो डेट होते हैं, जो रिसीवेबल्स होते हैं, उनको हम पूल्ड करते हैं, उसको हम सोल्ड करते हैं, इन्वेस्टर्स को ढूंढते हैं, पीटीसी के थ्रू ने जो इन्वेस्टमेंट है वो होती है। फिर एक इसमें एस्क्रो अकाउंट हमने पढ़ा था, तो कितना कॉम्प्लेक्स हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है सिक्योरिटाइजेशन के अंदर वो हमने देखा। डिफिकल्टी टू आइडेंटिफाई हु ओज मनी एंड टू होम दे ओर टू इट, मतलब कि ये आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है, थोड़ा मुश्किल है, क्या चीज की पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा, किसको पैसे देने हैं और किससे पैसे लेने हैं। सिक्योरिटाइजेशन में सबसे बड़ी डिफिकल्टी यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्रोसेस जब हमने देखी तो प्रोसेस में हमने कितने स्टेप किए, तो उन सभी स्टेप्स के थ्रू हम देख सकते हैं कि कितना ज्यादा टाइम प्रोसेस यहाँ पर लगता है। नेक्स्ट आता है लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अब एक चीज अगर हम देखें तो हमने इसकी मेरिट में किया था कि इन्वेस्टर की ट्रांसपेरेंसी रहती है, जो इन्वेस्टर है उसको सब कुछ बताया जाता है, उसको हर एक चीज डिस्क्लोज की जाती है, कोई भी चीज उससे छुपाई नहीं जाती। लेकिन अगर हम बात करें हमारे ऑब्लिगर से, ऑब्लिगर एक वो पार्टी जो कि बरोबर है और उसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, यहाँ पर जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटाइजेशन करवा रहा है, ये बात ऑब्लिगर को बतानी जरूरी नहीं है। ऑब्लिगर को सिक्योरिटाइजेशन के बारे में बताना एक लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनता है। ओरिजिनेटर की मर्जी है कि अगर वो बात ये बताना चाहे कि मैंने सिक्योरिटाइजेशन करवाई है, मैंने अपनी जो भी एसेट थे, रिसीवेबल्स थे, उनको सिक्योरिटाइज करवा लिया है, देन वेल एंड गुड। अगर वो नहीं बताता है तो भी जो ओरिजिनेटर है उस पर किसी भी तरह की ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो हर एक चीज को डिस्क्लोज करे टू द ऑब्लिगर। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है एक्सपेंसिव। ये एक्सपेंसिव भी रहता है, बहुत सारे इसमें खर्चे जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इन्वेस्टर बियर रिस्क, रिस्की फॉर लेंडर्स।
इन्वेस्टर बियर रिस्क, कई बार जो इन्वेस्टर होते हैं उसको रिस्क फेस करना पड़ता है या फिर टाइमली पेमेंट इनको नहीं हो पाती तो दिक्कत हो जाती है। सेकंड जो है वो रिस्क होता है लेंडर को, क्योंकि इसने क्या किया, ब्रोवर को पैसे दिए हैं, अपने बिहाफ पे दिए। अगर जो ब्रोवर है वो पैसे नहीं देता या पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर जाता है तो पेमेंट कौन करेगा, लेंडर करेगा, तो लेंडर के पास एक रिस्क रहता है। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि अगर लेंडर ने ब्रोवर को लोन दिया है लेकिन वो लोन मॉर्गेज लोन है, दैट मीन्स उस पे उसने कोई सिक्योरिटी रखी है, एज अ मॉर्गेज गिरवी रखी है, तो वो उस गिरवी रखी हुई चीज को बेचकर अपना जो फंड है वो अराइज कर सकता है और उसके थ्रू ही पेमेंट कर सकता है। नेक्स्ट आता है डिफिकल्ट टू असेस द रिस्क फैक्टर इन सिक्योरिटीज, कि सिक्योरिटीज में कितना रिस्क है उसको मेजर करना, कंप्यूट करना डिफिकल्ट रहता है। हार्ड फॉर इन्वेस्टर टू इवेल्युएट द रिस्क प्रॉपरली, कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो रिस्क है, रिस्क एसोसिएटेड है उनकी सिक्योरिटाइजेशन से रिलेटेड या जितनी भी प्रोसेसेस वो कर रहे हैं, तो उसको इवेल्युएट करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑरिजिनेटर इज नॉट क्लियर मेयरली फ्रॉम बैलेंस शीट। हमने बात की थी कि बैलेंस शीट से क्या करते हैं, हमारी जो एसेट्स है, जो भी फ्यूचर रिसीवेबल्स हैं, जो भी एसेट्स हैं वो निकल जाती हैं सिक्योरिटाइजेशन करने के बाद। हम ये नहीं कह सकते कि एक ओरिजिनेटर की जो बैलेंस शीट है वो बहुत अच्छी होगी है। अगर एक जो ब्रोवर है उसने पेमेंट करने से मना कर दिया तो वो पेमेंट कौन करेगा, ओरिजिनेटर करेगा। तो यहाँ पर बैलेंस शीट से सिर्फ जो वो एसेट है वो निकल जाने से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अच्छी नहीं हो जाती। नेक्स्ट इसमें क्या कहता है कि जब भी सिक्योरिटाइजेशन करवाई जाती है तो जो एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है, जो कि एक ट्रस्ट है, इंस्टीट्यूशन है, कोई फर्म हो सकती है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, तो वो क्या करती है, जो बेस्ट एसेट्स होती हैं उस कंपनी की, जो भी रिसीवेबल्स हैं जो बेस्ट है, जिसपे बेड डेट की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम है, तो उसी एसेट्स को सिक्योरिटाइज करती है। कुछ ऐसी एसेट्स जो कि सब स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड मतलब कि कोई अच्छी क्वालिटी की नहीं है या जिन पे डाउट रहता है कि ये जो पैसे हैं वो डूब जाएंगे, बेड डेट हो जाएंगी, ऐसी एसेट्स, उन एसेट्स को सिक्योरिटाइज नहीं किया जाता। तो यहाँ पर जो बेस्ट एसेट्स हैं उनको ही सिक्योरिटाइज किया जाता है, जो अदर एसेट्स हैं उनको सिक्योरिटाइज नहीं किया जाता। फिर नेक्स्ट आता है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी ऑफ ओरिजिनेटर इफ द ऑब्लिगर रिफ्यूज टू पे। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि अगर ऑब्लिगर या जो ब्रोवर है अगर वो ये कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, बैड डेट हो जाता है, तो उस बैड डेट की पेमेंट कौन करेगा, ओरिजिनेटर करेगा, और उसकी एक कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बन जाती है जो कि आउट ऑफ द बैलेंस शीट शो की जाती है। जब हम एसेट की सिक्योरिटाइजेशन करवाएंगे तो जो वो एसेट्स होती हैं वो बैलेंस शीट से निकल जाती हैं, लेकिन उसे हम कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज में शो करते हैं क्योंकि फ्यूचर में वो उनकी पेमेंट बन सकती है अगर जो ऑब्लिगर है या जो ब्रोवर है वो पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर जाता है। नेक्स्ट आता है जो स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी जो है वो बहुत ज्यादा लगाई जाती है, जिसकी वजह से सिक्योरिटाइजेशन की लिमिटेशन बनती है, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी की जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा है। लास्ट टॉपिक इज सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में सिक्योरिटाइजेशन कैसे आया, कब आया, तो ये चीज हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ना चाहेंगे कि क्या सिक्योरिटाइजेशन की जो इनिशिएटिव लिया गया वो इंडिया के द्वारा लिया गया? नहीं। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटाइजेशन है वो इंडिया में फर्स्टली स्टार्ट नहीं हुआ था। जो सिक्योरिटाइजेशन है जो कि एक फाइनेंसिंग टेक्निक है, उसको सबसे पहले 70s में, 70 का जो दशक था उस टाइम पे यूएस में सबसे पहले जो सिक्योरिटाइजेशन है वो की गई थी। व्हेन द गवर्नमेंट स्टार्ट नेशनल मॉर्गेज एसोसिएशन ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। जब गवर्नमेंट ने क्या किया था, स्टार्ट किया था एक एसोसिएशन जिसका नाम क्या था, नेशनल मॉर्गेज एसोसिएशन, जो क्या करती थी, सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करती थी। कौन सी सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स को इश्यू की जाती थी, उसका नाम था मॉर्गेज पास थ्रू सर्टिफिकेट। इंडिया में जो सिक्योरिटी चलती है दैट इज पास थ्रू सर्टिफिकेट, लेकिन जो यूएस में फर्स्ट टाइम चली थी तो उसको क्या बोलते हैं, मॉर्गेज पास थ्रू सिक्योरिटीज। फैसिलिटेटेड बाय इन्वेस्टर, जिसको जो फैसिलिटेट कौन करते थे, इन्वेस्टर्स करते थे। मतलब जो ये सिक्योरिटीज हैं इनमें इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, इन्वेस्टर्स करेंगे। ठीक है, अब शुरू कहां से हुआ, यूएस में हुआ, 70s में हुआ। यहाँ पर एक एसोसिएशन बनाएगी और एक मॉर्गेज पास थ्रू सर्टिफिकेट्स यहाँ पर एक लॉन्च हुआ, जिसमें जो इन्वेस्टर्स थे वो इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन ये जो है अब यूएस तक ही लिमिटेड नहीं रहा, बहुत सारी और कंट्रीज ने जो सिक्योरिटाइजेशन का जो प्रोसेस था या सिक्योरिटाइजेशन की जो पूरी मैकेनिज्म था उसको अपनाया। तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया और पॉपुलर हो गया सिक्योरिटाइजेशन, जैसे कि इन इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, स्पेन, जापान। तो इन सभी कंट्रीज में एंड मेनी मोर कंट्रीज, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थे जिसमें हमारी जो सिक्योरिटाइजेशन है वो हो गई थी स्टार्ट। एंड
Most country have passed new legislation to assist the process of securitization। और बहुत सारी जो कंट्रीज थी उन्होंने क्या किया, जो न्यू लेजिस्लेशन मतलब कि कुछ ऐसे न्यू लॉ या हम बोल सकते हैं कुछ ऐसे एक्ट्स पास किए जिसके थ्रू हमारे जो सिक्योरिटाइजेशन है उसको हेल्प मिली। अब अगर हम बात करें इंडिया की, क्योंकि ये तो हमने किया कि हमारे जो सिक्योरिटाइजेशन है वो ग्लोबली कैसे चला, ग्लोबली स्टार्ट हुआ यूएस से, फिर बहुत सारी कंट्रीज ने अपनाया और उन्होंने क्या है अलग अलग लॉ बना दिए ताकि जो सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस है उसे हेल्प मिल सके। तो अब हम बात करते हैं इंडिया में सिक्योरिटाइजेशन कैसे आया। इंडिया में अगर हम सिक्योरिटाइजेशन की बात करें तो ये एक रिसेंट डेवलपमेंट है। रिसेंट डेवलपमेंट मतलब कि बहुत ही नया नया सा एक कंसेप्ट है जिसके अंदर हमारी जो ये टेक्निक है, फाइनेंसिंग टेक्निक है बेसिकली। इंडिया में इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटाइजेशन के नंबरस बेनिफिट मिलते हैं, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी इसका जो रिस्पॉन्स रहा है इन इंडिया वो बहुत ही स्लो रहा है। द फर्स्ट सिक्योरिटाइजेशन डील इन इंडिया वॉज मेड बाय सिटी बैंक, HDFC एंड ICICI बैंक। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस चली या इनिशिएटिव इंडिया में किसने लिया, सिटी बैंक ने लिया, HDFC बैंक ने लिया एंड हमारे ICICI बैंक ने लिया इन फरवरी 1991। 1991 में जो ये इनिशिएटिव है वो लिया गया था 3 बैंक्स के द्वारा। और 1995 में अगर हम बात करें 4 ईयर्स में, 1991 में स्टार्ट हुआ और 4 साल हुए तो कितना हो गया, 1995 हो गया। 1995 में 24 पूल्स ऑफ सिक्योरिटीज की गई थी 10 ओरिजिनेटर्स के द्वारा, मतलब 10 ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, उन सभी ने मिलके क्या किया, 24 पूल्स बना दिए जिसमें आगे इन्वेस्टमेंट के लिए एसपीवी को हायर किया गया। उस एसपीवी ने क्या किया, हेल्प किया, इन्वेस्टर्स को इकट्ठा किया, जो भी पैसे अरेंज हुए या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स ने की तो वो पैसा प्रोवाइड कर दिया गया हमारे ओरिजिनेटर्स को। और इन 24 सिक्योरिटाइजेशन पूल में से जो 2 थे वो ट्रक के लिए थे, LCV रिसीवेबल्स के लिए थे, और अदर मतलब जो 22 बचे वो किसके लिए थे, कार रिसीवेबल के लिए थे। और अगर हम बात करें सिक्योरिटाइजेशन के मेजर ट्रांजैक्शन की इंडिया में, तो यहाँ पर 2002 और 2003 में जो मेजर ट्रांजैक्शंस हैं वो की गई थी। द इम्पोर्टेंट हाईलाइट ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो इज दैट द मार्केट फॉर सिक्योरिटाइजेशन इज डिनोटेड बाय फ्यू प्लेयर्स। मतलब कि सिक्योरिटाइजेशन में काफी ज्यादा जो प्लेयर्स हैं वो नहीं आए हैं, बहुत ही कम प्लेयर्स ने यहाँ पर रोल प्ले किया है। द स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस मार्केट इन इंडिया वॉज ग्रोन इन लास्ट 3-4 ईयर्स। अगर हम पिछले 3-4 सालों में बात करें तो हमारा जो फाइनेंस मार्केट है उसमें जो सिक्योरिटाइजेशन है वो थोड़ा बहुत डेवलप हुआ है या थोड़ा बहुत पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ है। उससे पहले बहुत ही फ्यू प्लेयर्स थे जो कि सिक्योरिटाइजेशन के वर्किंग में थे। फ्रॉम 2000 से अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ जिसे हम सरफेसी बोलते हैं, जिसके फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑर्डिनेंस। सरफेसी को 2002 में इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉज फॉर अनपॉपुलैरिटी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया, कि इंडिया में जो सिक्योरिटाइजेशन है वो पॉपुलर ही नहीं हो पाया। इसके क्या क्या कारण है या कौन कौन से ऐसे ऑब्स्टेकल्स या हर्डल्स क्रिएट हुए, या फिर हम न्यू वर्ड में बोले तो इट इज अ बॉटलनेक, कि क्या क्या बॉटलनेक आई जिसकी वजह से सिक्योरिटाइजेशन है वो इंडिया में पॉपुलर नहीं हो पाया। सबसे फर्स्ट दैट इज न्यू कंसेप्ट। अगर हम बात करें सिक्योरिटाइजेशन की तो सिक्योरिटाइजेशन एक नया कंसेप्ट है, तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग नो होना चाहिए, क्योंकि 1991 में अगर कोई कंसेप्ट आ गया तो वो अब तक 2022 तक ये न्यू नहीं रहा। तो इतने सालों में जो एक कंसेप्ट है उसको डेवलप हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। तो इसका मेजर जो रीजन है दैट इज अनअवेयरनेस, कि लोगों में जागरूकता नहीं है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इसमें इनिशिएटिव ही नहीं लेना चाहते। तो यहाँ पर अनअवेयरनेस है, क्योंकि हमने बात की कि यहाँ पर न्यूमरस बेनिफिट्स मिलते हैं इन्वेस्टर्स को भी, एसपीवी को भी, और जो हमारा ओरिजिनेटर है उसको भी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सिक्योरिटाइजेशन है उसकी प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं ली जाती। तो यहाँ पर एक जो मेजर इश्यू है या मेजर कॉज है अनपॉपुलैरिटी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन का, वो क्या है, अनअवेयरनेस, कि लोग जागरूक ही नहीं है। नेक्स्ट क्या आता है कि हैवी स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी बहुत ज्यादा है, कितना है, अप टू 13%, 13% तक
ऑन द ट्रांसफर ऑफ एसेट बाय ओरिजिनेटर टू एसपीवी। जब भी जो ओरिजिनेटर है वो एसपीवी को अपनी जो एसेट है वो ट्रांसफर करेगा तो उस ट्रांसफर पे 13% की स्टैंप ड्यूटी लगेगी। 0 से लेके 13% तक स्टैंप ड्यूटी कोई भी अमाउंट हो सकती है। तो ये जो अमाउंट है वो वेरी करती है, लेकिन रहेगी अप टू 13%। 13% से अप नहीं जा सकती, उससे कम रहती है, ठीक है। अप टू मतलब 13% तक की जो अमाउंट है वो रहेगी। एंड रजिस्ट्रेशन फीस भी इस पे चार्ज की जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा जो सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस है वो कॉस्टली बन जाता है। नेक्स्ट आता है डिफिकल्टी इन असाइनमेंट ऑफ डेट्स टू थर्ड पार्टी। कहते हैं कि जब भी हमारे जो डेट्स हैं उसको हम थर्ड पार्टी जो कि एसपीवी है उसको जब भी हम हमारे डेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो ये जो काम होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है। मैनी रूल रेगुलेशंस, सिक्योरिटाइजेशन में रूल रेगुलेशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिजिड अननेसेसरी रूल रेगुलेशन है। रूल रेगुलेशन का होना अच्छा है, लेकिन अननेसेसरी रूल रेगुलेशन हमारे लिए हर्डल क्रिएट करते हैं। एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड लोन डॉक्यूमेंट, कहते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड लोन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने भी होते हैं, या अगर हम बात करें ओरिजिनेटर जितने भी होते हैं, वो अपने ही तरीके से लोन डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं कि अगर किसी को लोन देना है तो वो अपने बिहाफ पे लोन को करते हैं। यहाँ पे कोई स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म नहीं है जिसके अंदर वो लोन की डॉक्यूमेंटेशन करें। तो यहाँ पर जो एब्सेंस रहती है सिक्योरिटाइजेशन के लोन डॉक्यूमेंट की, जो कि स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है। नो यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी वही कि यहाँ पर किसी भी तरह का स्टैंडर्ड नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है चीजें, एज पर देयर ऑन कन्वीनियंस जो चीजें हैं वो चल रही हैं। तो इसीलिए जो सिक्योरिटाइजेशन है वो इतना पॉपुलर नहीं है। अनरिजॉल्व्ड टैक्स इश्यूज, हु विल बी टैक्स्ड। टैक्स से रिलेटेड इशू अराइज हुआ जिसको कभी सॉल्व ही नहीं किया गया। कौन सा इशू यहाँ पर अराइज होता है कि किस पे टैक्स लगेगा। हमारा जो ओरिजिनेटर है उस पे टैक्स लगाया जाए, हमारा जो एसपीवी है उस पे टैक्स लगाया जाए, या फिर जिसको हम लोन दे रहे हैं उस पे टैक्स लगाया जाए, या जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उस पे टैक्स लगाया जाए। कौन टैक्स पे करेगा, हु विल बी टैक्स्ड, किसको टैक्स पे करना पड़ेगा, किसकी ऑब्लिगेशन है, यही हमें नहीं पता। और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं टैक्स से रिलेटेड जिसे अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है अंडर सिक्योरिटाइजेशन। और ये जो पॉइंट्स हैं ये कॉज बनते हैं जिनकी वजह से हमारी जो सिक्योरिटाइजेशन है वो अब तक इंडिया में पॉपुलर नहीं हो पाया। अब हम करते हैं कुछ सजेशंस जिनसे हम सिक्योरिटाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर इसको हम पॉपुलर करने की कोशिश कर सकते हैं। जितनी भी कमियां हमारे सामने आई हैं उन सबको दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ ऐसे सजेशंस हैं। फर्स्ट सजेशन क्या कहता है कि नीड टू अमेंड वेरियस एक्ट्स। बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जिनको अमेंड करने की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो एसेट है हमारी कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि सिक्योरिटाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर क्योंकि प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात हो रही है, क्योंकि जो ये प्रॉपर्टी है सबसे पहले तो ऑब्लिगर से ओरिजिनेटर की तरफ ट्रांसफर होती है, फिर ओरिजिनेटर से एसपीवी की तरफ जाती है जब एसेट को सिक्योरिटाइज करवाया जाता है। तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है, इसको अमेंड करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड स्टैंप ड्यूटी एक्ट 1908 एंड 1809। तो इन दोनों एक्ट को भी अमेंड करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमने बात की कि जो स्टैंप ड्यूटी है वो 13% है। 13% की जो स्टैंप ड्यूटी होती है वो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो सिक्योरिटाइजेशन है उसमें इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं आई, क्योंकि कॉस्ट ही इतनी हो जाएगी तो हमें प्रॉफिट नहीं बचेगा। तो कॉस्ट ज्यादा है जिसकी वजह से लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो इस कॉस्ट को अगर हम कम कर दें तो सिक्योरिटाइजेशन विल ऑटोमेटिकली पॉपुलराइज इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉलो प्रॉपर अकाउंटिंग प्रोसीजर। जो अकाउंटिंग प्रोसीजर्स होते हैं उनको प्रॉपर मेंटेन करना, सबसे पहले तो उन्हें मेंटेन किया जाए, उनको बनाया जाए कुछ रूल रेगुलेशंस को, फिर उसके बाद उन रूल रेगुलेशन को प्रॉपर अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो भी किया जाए। प्रॉपर गाइडलाइंस बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज। जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जो सिक्योरिटाइजेशन को रेगुलेट करेंगी, उन रेगुलेटरी अथॉरिटीज का काम क्या बनता है कि वो एक प्रॉपर गाइडलाइंस को इश्यू करें, जिसके बेस पे जो बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ओरिजिनेटर्स हैं, वो क्या करें, अपने जो वर्किंग है उसको कंटिन्यू करें। नेक्स्ट आता है रिड्यूस स्टैंप ड्यूटी। ये हमने स्टैंप लॉ एक्ट में भी किया कि हमारा जो स्टैंप ड्यूटी है वो ज्यादा है, उसको कम करने की रिक्वायरमेंट है। एनएससी हैज डिसाइड टू लिस्ट सिक्योरिटाइजेशन एसेट्स, कि कुछ ऐसे एसेट्स की लिस्ट बनानी चाहिए जिन एसेट्स को हम सिक्योरिटाइज करवा सकते हैं। अभी तक ऐसी कोई एसेट की जो लिस्ट है, सिक्योरिटाइजेशन एसेट्स की लिस्ट को अभी तक इश्यू नहीं किया गया है, जिसके बेस पे जो ओरिजिनेटर्स हैं वो ये देख सके कि हम
इन एसेट्स को सिक्योरिटाइज करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। तो यहाँ पर एनएससी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या करे, अपनी कुछ एक लिस्ट को डिसाइड करे और उसको इशू करे जिसमें ये लिखा हो कि कौन कौन सी ऐसी एसेट्स हैं जिनके ऊपर सिक्योरिटाइजेशन हो सकती है। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्डाइज लोन डॉक्यूमेंट। हमने ड्रॉबैक किया था कि स्टैंडर्डाइज लोन डॉक्यूमेंट नहीं है, तो यहाँ पर उन डॉक्यूमेंट्स को स्टैंडर्डाइज किया जाए कि जितने भी ओरिजिनेटर होंगे इंडिया में वो सेम जो लोन डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे, लोन प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, डॉक्यूमेंट सेम तरीके के होंगे और जो लोन का प्रोसीजर होगा वो सेम होगा। तो उस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्प्रेड द अवेयरनेस। अवेयरनेस को फैलाओ। हमने ड्रॉबैक किया कि अवेयर ही नहीं है लोग सिक्योरिटाइजेशन के बारे में, कोई भी पार्टी इतनी अवेयर नहीं है, इसकी वजह से ही हमारे जो सिक्योरिटाइजेशन है वो पॉपुलर नहीं है इंडिया में। तो पॉपुलर करने के लिए हमें सबसे फर्स्ट क्या करना होगा, हमें अवेयरनेस को स्प्रेड करना होगा, फैलाना होगा। नेक्स्ट आता है लिबरलाइज रूल एंड रेगुलेशन। रूल रेगुलेशंस हमने किया था इसके ड्रॉबैक में कि बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन है, तो उन रूल रेगुलेशन को लिबर किया जाए और जो अननेसेसरी रूल रेगुलेशंस हैं उनको हटा दिया जाए ताकि हमारी जो सिक्योरिटाइजेशन है उसको स्मूथली किया जा सके। तो आज सिक्योरिटाइजेशन का पूरा कंसेप्ट कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले किया सिक्योरिटाइजेशन का कंसेप्ट, सिक्योरिटाइजेशन की टाइप्स, प्रोसेस, parties involved in securitization and roles of these parties, advantages, disadvantages and securitization in India, why securitization is not popular in India, and the suggestions to how we can improve the process of securitization and we can popular this securitization process in India. So बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आपके नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एमकॉम MBA में ये जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर जो सिक्योरिटाइजेशन है उसकी प्रोसेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अभी श्योर कि आप मेरी पहले वाली वीडियोस भी जरूर देख लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली।